तो दोस्तों, जब आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में युद्ध हुआ था और उस दौरान जब टर्किश TB2 ड्रोन की चर्चाएं पूरी तरफ होने लगी थी, उस समय एक ख्याल मुझे जरूर आता था कि यार ऐसा क्या है इन अटैक ड्रोन्स में। यानी केवल $1 मिलियन से भी कम खर्च करके आप एक ड्रोन बड़ी आसानी से हासिल कर लेते हैं। अगर ये जीत की गारंटी है तो फिर क्यों हम लोग 70-80 मिलियन डॉलर्स खर्च करके एक फाइटर जेट खरीदते हैं? क्यों ना इनकी जगह एक पूरी ड्रोन की सेना बना दी जाए और दुश्मन देश के अंदर घुसेड़ दिए जाए ताकि एक ही वार में दुश्मन खत्म। क्यों भला दुनिया इतने हाईटेक फाइटर जेट बनाते जा रही है, उनके बजाय ड्रोन्स इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? लेकिन डाउट यहाँ पर कहीं ना कहीं बरकरार था कि ड्रोन्स आपको एज जरूर दे सकते हैं युद्ध में, लेकिन वो जीत की गारंटी नहीं हो सकते। अब इन सब चीजों के ऊपर पर्दाफाश किया है भारत के वायुसेना प्रमुख VR चौधरी सर ने। उन्होंने कुछ इस तरह की बातें कही है कि एक ही बयान से, बिल्कुल एक बयान से टर्की की पूरी बादशाहत और उसका पूरा ड्रोन मार्केट समाप्त हो गया है। जी हाँ, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि VR चौधरी सर ने आखिर क्या कहा है, क्यों कहा है और इससे टर्की के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एकदम एंड तक जरूर देखते रहिए। तो देखिए दोस्तों, जब तक आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध की बात आती है तो अजरबैजान द्वारा टर्किश ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, बड़े पैमाने पर इजरायली ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये इस्तेमाल किसके खिलाफ किया गया? आर्मेनिया के खिलाफ। अब आर्मेनिया इतना बड़ा देश नहीं है। अब आर्मेनिया की अगर बात की जाए तो आर्मेनिया के पास एक प्रॉपर डिफेंस सिस्टम कवरेज नहीं है। यानी आर्मेनिया के पास इतनी वैरायटी वाले एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह मौजूद नहीं है कि वो अपनी ज्यादातर टेरिटरीज को उससे कवरेज दे पाए। इस वजह से अगर किसी पत्थर को भी फेंक कर आप मार रहे हैं तो वो नीचे गिरकर बिल्कुल आर्मेनिया को चोट पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आर्मेनिया के पास बिल्कुल भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं थे, लेकिन वो इतने पर्याप्त नहीं थे कि इतनी बड़ी पैमाने पर आ रहे ड्रोन्स का सामना कर पाए। जबकि इसी युद्ध के दौरान हम लोगों ने देखा जो आर्मेनिया के मेनलैंड पर रशियन आर्मी की प्रेजेंस थी, जहां पर रशियन आर्मी का एक कैंप मौजूद था, उस इलाके में 6 की संख्या में अजरबैजान की तरफ से उड़ाए जाने वाले TB2 ड्रोन पहुंचते हैं। तो जैसे ही वो सेंसिटिव एरिया तक पहुंचते हैं ड्रोन्स, 6 के 6 ड्रोन्स रशियन फोर्सेस द्वारा मार गिराए जाते हैं। यानी 100% ट्रैक रिकॉर्ड रहा। और ये कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम था? S-400 नहीं था, बल्कि पैंथर एयर डिफेंस सिस्टम था। रशिया के पैंथर एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में ज्यादातर लोग तो जानते भी नहीं होंगे। बहुत ही अंडररेटेड टाइप का एक एयर डिफेंस सिस्टम है। भारत को ऑफर भी किया गया था, लेकिन भारत ने इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और इसे खरीदा नहीं। लेकिन उसने टर्किश ड्रोन जो कि 6 की संख्या में आए थे, 6 के 6 को मार गिराया था। इसके अलावा सीरिया की अगर बात की जाए तो सीरिया में कई बार इन्हीं टर्किश ड्रोन्स को रशियन फोर्सेस ने बड़ी आसानी से मार गिराया और इसी पैंथर एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से। इसके अलावा अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब लीबिया के अंदर एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से अमेरिका के MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन को मार गिराया था। यानी अमेरिका का ड्रोन हो या फिर टर्की का ड्रोन हो, कोई भी ड्रोन हो वो दुनिया का, वो एयर डिफेंस सिस्टम का सामना कर ही नहीं सकता। ये साइज में काफी बड़े होते हैं, स्टेल्थ प्रॉपर्टी होती नहीं, इनका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो ये बड़ी आसानी से रडार्स के पकड़ में आ जाते हैं और इन्हें मार गिरा पाना कोई ज्यादा मुश्किल भरा काम नहीं है। सेम यही प्रिंसिपल भारत द्वारा बनाए गए ड्रोन के ऊपर भी अप्लाई होगा। अगर भारत के स्वदेशी ड्रोन भी एयर डिफेंस सिस्टम के जोन में प्रवेश करेंगे तो बड़ी आसानी से मार गिरा दिए जाएंगे। इन्हीं सब कारणों की वजह से तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को बनाया गया है, वरना बनाने की जरूरत क्या होती। तो कहने का मतलब एयर डिफेंस सिस्टम के सामने कोई भी बिसात इस समय नहीं दिखाई देती किसी भी ड्रोन की। लेकिन इसके बावजूद टर्की की तरफ से कुछ इस तरह का प्रोपोगेंडा किया गया कि एक अच्छा खासा मार्केट उन्होंने खड़ा कर दिया TB2 ड्रोन का। इसी के साथ साथ दूसरा युद्ध, ये रशिया यूक्रेन वॉर, यहाँ पर भी यूक्रेन द्वारा शुरुआती दौर में बड़े पैमाने पर इस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। कई सारे प्रोपोगेंडा वीडियोस के माध्यम से इन ड्रोन्स की PR को बढ़ाने की कोशिश की गई और कहीं ना कहीं दुनिया भर में इसका नाम दोबारा से होने लगा था कि देखिए रशिया जैसे सुपर पावर देश के खिलाफ भी ये ड्रोन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सर VR चौधरी सर ने ही कही है कि TB2 ड्रोन जो कि यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं रशिया के खिलाफ, ये ऑन एन एवरेज केवल 6 फ्लाइट भर सकते हैं, उसके बाद मार गिराए जाते हैं। यानी एक बिल्कुल ब्रांड न्यू ड्रोन आपने इस्तेमाल करना शुरू किया तो उसको केवल आप 6 बार उड़ा पाएंगे, उसके बाद ये ड्रोन्स मार गिराए जाएंगे। कहने का मतलब रशिया को ये उस हिसाब से क्षति नहीं पहुंचा पा रहे हैं जैसी कि कल्पना की गई थी यूक्रेन द्वारा। तो अब इन्हीं सब चीजों को लेकर VR चौधरी सर ने कहा है कि भारत के लिए ये नेसेसरी तो है कि अटैक ड्रोन हमारे पास भी हो, लेकिन ज्यादा बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल करने का कोई औचित्य नहीं बनता। ये भारत के लिए उतने ज्यादा मददगार साबित नहीं हो सकते। इसके बजाय उन्होंने लॉइटरिंग म्यूनिशन जो होते हैं, जो सुसाइडल ड्रोन होते हैं, उनके ऊपर ज्यादा भरोसा दिखाया है। और हम लोग देख भी पा रहे हैं कि रशिया द्वारा उन्हीं का इस्तेमाल किया जा रहा है जो उसने ईरान से लिए हैं, और वो बहुत ही अच्छा विकल्प देते हैं आपको क्रूज मिसाइल का। ये काफी ज्यादा मैन्यूवर्स करते हैं, काफी ज्यादा हाई स्पीड
स्पीड में उड़ते हैं और इनकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा शानदार होती है। तो अगर आप ज़्यादा क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करना चाहते हैं उसकी तुलना में अगर इन सुइसाइडल ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। ये मिसाइलों की तुलना में काफ़ी सस्ते पड़ते हैं आपको। इनका साइज वगैरह भी काफ़ी छोटा होता है, इस वजह से इनका रडार क्रॉस सेक्शन कम होता है और ये एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में आते भी नहीं हैं। तो ये किसी अटैक ड्रोन की तुलना में ज़्यादा एडवांटेज आपको दे सकते हैं। और वैसे भी हम लोग अटैक ड्रोन के मामले में चाइना के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। ये बात भी चौधरी साहब ने खुद कही है। भाई चाइना सस्ते ड्रोन बनाने के मामले में माहिर है। अगर किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो वो कई सारे ड्रोन एक साथ रातों रात बना सकता है, क्योंकि उसके पास किसी भी तरह की प्रोडक्शन लाइन को बढ़ाने की दिक्कतें नहीं आएगी। सप्लाई चेन की कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके पास। वो जितने चाहे उतने ड्रोन खुद के बूते मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो यहाँ पर हमने अपने ड्रोन्स की संख्या बढ़ाने के बजाय अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर काम करना चाहिए, ताकि अगर चाइनीज ड्रोन भारत की टेरिटरी में घुसते हैं तो तत्काल उन्हें मारकर गिरा दिया जाए। क्योंकि जो समस्याएं टर्किश ड्रोन के खिलाफ आ रही है, भारतीय ड्रोन्स के खिलाफ आ सकती है, अमेरिकन ड्रोन्स के सामने आएगी, तो चाइनीज ड्रोन तो उनके आगे कहीं टिकते ही नहीं है। बड़ी आसानी से हम लोग इन्हें मारकर गिरा सकते हैं। और ये जो सारी बातें वी.आर. चौधरी सर ने कही है वो ऐसे ही नहीं कह दी है, बल्कि उन्होंने एक निचोड़ बताया है। यानी कहीं भी दुनिया के कोने में कोई युद्ध होता है तो सारी फोर्सेस, दुनिया भर की फोर्सेस उनके ऊपर नजर रखती है। उस युद्ध के अच्छे और बुरे सभी तरह के एक्सपीरियंसेस को हासिल किया जाता है। उसके बाद इन्हें अपनी कंडीशन के साथ जोड़कर देखा जाता है और कौन सा हथियार या किस तरह की स्ट्रैटेजी आपके लिए ज्यादा कारगर होगी, इन सब चीजों की प्लानिंग की जाती है। तो ठीक ऐसा ही भारत के साथ भी हुआ। भारत ने भी रशिया यूक्रेन वॉर को काफी नजदीक से देखा और उसकी अच्छी और बुरी सभी तरह की बातें भारत के द्वारा सीखी गई। और उसी में से निचोड़ ये निकला कि ड्रोन्स ठीक है, आपके पास होने चाहिए, आपको सहयोग कर सकते हैं, लेकिन ये जीत की गारंटी नहीं बन सकते। केवल 6 बार आप उड़ाएंगे एक ड्रोन को और वो अंततः मार गिराया जाएगा। तो कोई मतलब नहीं है ज्यादा पैसा खर्च करने का इन ड्रोन्स के लिए। इससे बेटर है कि आप अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा नंबर्स में बनाएं। अब दोस्तों, भारत के वायुसेना चीफ अगर इस तरह की बात कहेंगे तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और जो देश पूरी तरह से डिपेंड होना चाहते हैं ड्रोन्स के ऊपर, वो अब कहीं ना कहीं अपने कदम जरूर पीछे लेंगे, क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है भारत के वायुसेना चीफ अगर इस तरह की बात कर दे तो इससे टर्की को सीधा सीधा नुकसान है। और टर्की को एक तरह से बताना भी चाहते थे शायद वो कि आप पाकिस्तान को कितने ड्रोन्स दे दीजिए, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।